नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को, जो कि फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आप क्लास 9th में भी पढ़ते आए हो, क्लास 11th में भी पढ़ते हो। तो इस टॉपिक को आज हम थोड़ा डिटेल में और अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको न्यूटन्स लॉ को फिर से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे तीनों लॉज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ के साथ। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे, वो अपनी पोजीशन में रहेगी। यानी अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। जैसे कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अपनी पोजीशन पे रखा हुआ है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम उस पर को पुश ना करेंगे या पुल ना करें। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जब तक उस पर एक अपोजिट फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो वो मूव करता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। अगर उस पर फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, वो उस पर अप्लाई होके ऑब्जेक्ट की मोशन को रोक देगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को और स्टेट ऑफ रेस्ट को जब तक चेंज नहीं करता, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया, तो उस ऑब्जेक्ट ने भी अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो 10 माइनस 10 क्या हो गया? 0। यानी उसने हमारे इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। पर अगर हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स ही लगा पाता है, तो 20 माइनस 10 कितना हुआ? 10 न्यूटन। यानी कि अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, हमारा फोर्स ज़्यादा हो गया, उस ऑब्जेक्ट का फोर्स कम हो गया। तो इस केस में वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, जो कि इक्विलिब्रियम में नहीं होते। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा हुआ है, जैसे बुक ऑन अ टेबल, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। मूविंग बॉल, बॉल मूव कर रही है, ये भी इसका परफेक्ट एग्जांपल है। जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं, उसको पकड़ेंगे नहीं, वो मूव करती रहेगी। बस सडनली स्टॉप, जब बस ब्रेक लगाती है, जब बस में ब्रेक लगता है, तो पैसेंजर्स आगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस तो मोशन में थी, बस की पोजीशन क्या थी? मोशन में। तो हमारी बॉडी, जो पैसेंजर्स बैठे हैं, उनकी बॉडी भी मोशन में थी। पर जब ब्रेक लगा, तो हमारी जो बॉडी हैं वो मोशन में ही रहना चाहती हैं, और जब ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में होने के कारण आगे की तरफ झुक जाती है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। यानी कि इनर्शिया क्या चीज़ है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यानी कि वो चेंज का अपोज करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में है, वो अपनी स्टेट में चेंज का क्या करेगा? अपोज करेगा। यही कहता है फर्स्ट लॉ, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया जनरली 3 टाइप्स का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन करता ही रहना चाहता है। अगर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है? अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता रहेगा, जब तक कि हम उसकी डायरेक्शन को एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के बदल ना दें। जैसे बॉल है, बॉल सीधी चलती जा रही है, जब तक कि हम उसको बैट से हिट करके किसी दूसरी डायरेक्शन में ना भेज दें, वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। सो इस बेस पे इनर्शिया 3 टाइप्स का हो गया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आता है न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma। इसके अकॉर्डिंग द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो उस फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है जो उस पर अप्लाई हो रहा है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में तो हमने ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को चेंज नहीं करेगा। और सेकेंड लॉ क्या बताता है? जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन पे। तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma।
न्यूटन का सेकंड लॉ हमें एक और चीज़ बताता है कि जो नेट फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मोमेंटम में जो चेंज होता है टाइम की रेस्पेक्ट में उसके वो प्रोपोर्शनल होगा। मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पर मास है तो वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम की जो रेट है यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स के, उस एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बताता है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसमें ये फॉर्मूला F इजिकल्स टू एम ए कैसे आया। तो F इजिकल्स टू डी पी बाई डी टी होता है, P होता है एम वी। तो अगर हम एम वी का डेरिवेशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ मास कांस्टेंट है, सो मास को हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा F इजिकल्स टू एम डी वी बाई डी टी। एंड डी वी बाई डी टी क्या होता है? इट इज़ अ एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला आ गया F इजिकल्स टू एम ए, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। रॉकेट की मोशन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेकेंड लॉ को समझने का। इसमें कि एक्चुअली मास वेरिएबल रहता है। तो मास अगर वेरिएबल है तो यहाँ पर F इजिकल्स टू एम डी वी बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी ये फॉर्मूला आता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि रॉकेट में क्या होता है, क्योंकि फ्यूल बर्न होता है तो उसका मास लगातार कम होता रहता है, तो मास वहाँ कॉन्स्टेंट नहीं रहता। इसलिए फॉर्मूला F इजिकल्स टू एम डी वी बाई डी टी की जगह F इजिकल्स टू एम डी वी बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी आता है। ओके, बॉल को कैच करना ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है न्यूटन के सेकंड लॉ का। जब कोई भी प्लेयर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हैंड को पीछे की तरफ मूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि उससे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम हो जाएगा और जो इम्पैक्ट उस बॉल का हाथ पर लगना था, जो फोर्स उस बॉल का हाथ पर पड़ना था वो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि उसको कम चोट लगेगी। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को कम करने के लिए जो भी प्लेयर है जो बॉल को कैच करता है वो अपने हाथ को थोड़ा सा स्लाइटली पीछे ले जाकर कैच करता है ताकि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम हो, जिससे उस पर जो इंपैक्ट लगने वाला है, जो फोर्स लगने वाला है, उसका अमाउंट कम हो जाए। अब आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट पर भी आप पर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स अप्लाई करेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जब हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो हमारी मोशन कहाँ होती है? आगे की तरफ। तो चलते समय हम धरती को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो हम पीछे फोर्स लगाते हैं तो हमारी रिएक्शन कहाँ होती है? आगे होती है। रॉकेट जब मूव करता है तो जो फ्यूल बर्न होता है तो उससे नीचे की तरफ प्रेशर लगता है, जिससे एक अप थ्रस्ट क्रिएट होता है और रॉकेट जो होता है वो आगे की तरफ मोशन करता है, मूव करता है। बोर्ड से जंप करना, बॉल का दीवार पे हिट करना, ये सब इसके परफेक्ट एग्जांपल्स हैं किसके? न्यूटन्स थर्ड लॉ के, जिसमें हर एक्शन की क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। तो ये थे हमारे न्यूटन के 3 लॉज जिनको हमने एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह समझा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अब एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।